दो एटम्स हैंडशेक करते हैं तब बॉन्ड बनता है। बट क्या हर हैंडशेक से बॉन्ड बन जाता है? इस वीडियो में हम देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी, वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हमने इसके पहले वीएसईपीआर थ्योरी पढ़ी है, जिसने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स, ज्योमेट्री बताई है मॉलिक्यूल की, लेकिन बहुत से मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री वो नहीं बता पाई। तो इसीलिए हमें जरूरत पड़ी एक न्यू थ्योरी की, जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्वांटम मैकेनिक्स को यूज करके डेवलप की गई थी, कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन को बताने के लिए। अकॉर्डिंग टू वीबीटी, कोवेलेंट बॉन्ड तभी बनता है जब दो एटम्स ओवरलैप, मतलब हैंडशेक करते हैं। अब वो कैसे, ये हम आगे थ्योरी में देखते हैं। दो एटम्स हैं, उनकी दो ऑर्बिटल्स हैं। अब अगर वो दो ऑर्बिटल ज्यादा अच्छे से ओवरलैप कर जाएंगी तो बॉन्ड बहुत स्ट्रांग बनेगा, बट अगर ओवरलैपिंग कम है तो स्ट्रांग बॉन्ड नहीं बन पाएगा। और जब भी कोई एटम स्टेबल या कोई मॉलिक्यूल स्टेबल होता है तो उसके पास एनर्जी कम हो जाती है। ये सारे कॉन्सेप्ट दिए हमें वीबीटी ने। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दी थी हिटलर और लंदन ने, फिर फर्दर इसे और रिफाइन किया था पॉलिंग और स्लेटर ने। इस थ्योरी का पर्पस क्या है? कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन को बताना और ऐसे मॉलिक्यूल्स का शेप बताना जो वेस्पर थ्योरी भी नहीं बता पाई, और ऑक्टेट रूल भी एक्यूरेटली नहीं बता पा रहा था। कोर आइडिया, कोर प्रिंसिपल क्या है इस थ्योरी का? कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से। ओवरलैपिंग जैसा मैंने बताया था, ठीक है, वो हम आगे और डिटेल में देखेंगे। अब इसको हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं, हाइड्रोजन का। जब भी हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनता है तो उसको वीबीटी से कैसे समझेंगे? एक हाइड्रोजन एटम है ए और एक हाइड्रोजन है बी, एच ए और एच बी। इन दोनों के बीच में ये अभी बहुत इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, बहुत दूर दूर है, तो कोई फोर्सेस काम नहीं कर रहे हैं। पर जैसे ही ये एटम्स थोड़े से पास पास आएंगे तो इनमें दो टाइप के फोर्सेस काम करेंगे। सबसे पहला, रिपल्सिव फोर्स। ये दोनों एटम के ए और बी के न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन होगा। और दूसरा होगा अट्रैक्टिव फोर्स। ए हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और बी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, बी का न्यूक्लियस ए का इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, तो वो अट्रैक्टिव फोर्स लगेंगे। अब जब ये अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होते हैं रिपल्सिव से, तब एक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। इसे ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट से कैसे समझें? हाइड्रोजन के पास एस ऑर्बिटल होती है, 1s, और उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, राइट। अब दो हाइड्रोजन के पास एक एक एस ऑर्बिटल है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। अगर वो पास आ गए तो उनकी ओवरलैपिंग होगी। एस ऑर्बिटल कैसी दिखती है, ये हमने एक वीडियो में कवर किया है, स्फेरिकल शेप की दिखती है। अब ये ऑर्बिटल्स अगर पास पास आएंगी तो ओवरलैपिंग हो जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पेयर अप हो जाएंगे, और ये जो इलेक्ट्रॉन पास पास आ रहे हैं, इनकी स्पिन ऑपोजिट होना चाहिए। मतलब जैसा हमने देखा था एक बार, अगर एक ऑर्बिटल है तो उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, उनकी स्पिन कैसी होनी चाहिए? ऑपोजिट। अगर एक का डायरेक्शन ऊपर है तो दूसरे का डायरेक्शन नीचे होना चाहिए, नहीं तो रिपल्शन होगा और ये स्टेबल नहीं रह पाएंगे, टूट जाएंगे। जैसे ही दो हाइड्रोजन एटम्स के बीच में बॉन्ड बना तो सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होगी। जैसे ही एनर्जी डिक्रीज हुई तो एक स्टेबिलिटी आ गई, ठीक है। और कौन सी लेंथ पे, मतलब कितने डिस्टेंस पे ये दोनों एटम हैं? 74 पिकोमीटर। यहाँ पे जाके बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है हाइड्रोजन में। जो एनर्जी रिलीज हो रही है बॉन्ड बनते टाइम, उसे हम बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी, और इसकी वैल्यू हाइड्रोजन के लिए 435.8 किलोजूल पर मोल है। यही सेम एनर्जी हमें लगेगी जब इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। कितनी ज्यादा एनर्जी है, मतलब ये बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसे अगर एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस ग्राफ से समझते हैं। ये जो इनिशियल पॉइंट है, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम दूर थे, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है दोनों की। अब धीरे 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 करके ये एटम पास आ रहे हैं, पास आ रहे हैं। एक पॉइंट आया जब ये दोनों एटम बहुत पास आ गए और ओवरलैपिंग हो गई। ये जो बीच में दिख रहा है ना, ये ओवरलैप्ड ऑर्बिटल्स हैं। अब लेकिन फिर भी हम एनर्जी अगर बढ़ा रहे हैं तो ये एटम्स दूर दूर जाने लगेंगे और एक फाइनल पॉइंट पे आके ये अलग हो जाएंगे।
मतलब जैसे ही एनर्जी डिक्रीज हुई सिस्टम की, तो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया। अब अगर हम ऑर्बिटल ओवरलैप का कॉन्सेप्ट देखें, जैसा अभी हमने एनर्जी का कॉन्सेप्ट देखा और रिपल्सिव अट्रैक्टिव दो फोर्सेस लग रहे हैं उनका कॉन्सेप्ट देखा। अब हम ऑर्बिटल ओवरलैप का कॉन्सेप्ट देखें अगर, तो बॉन्ड फॉर्मेशन की कंडीशन क्या होती है जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप हो, ये हम जब से देख रहे हैं। ओवरलैप रीजन क्या होता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। ऑर्बिटल्स होती क्या है एक्चुअल में, न्यूक्लियस के आसपास की ऐसी जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, उसको बोलते हैं ऑर्बिटल, जिसमें इलेक्ट्रॉन रहने की पॉसिबिलिटी बहुत होती है। अब ये एक एटम है और ये दूसरा एटम, इसकी ये ऑर्बिटल है, ये अगर पास पास आती हैं तो ये ओवरलैप हो जाएंगी, इसको बोलेंगे ओवरलैप रीजन, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई, इसीलिए यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया। ठीक है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई तो एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। इलेक्ट्रॉन की स्पिन, जैसा हमने देखा, हमेशा स्पिन ऑपोजिट होनी चाहिए। अगर एक जैसे डायरेक्शन में स्पिन हुई तो बॉन्ड कभी नहीं बन पाएगा, राइट। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड किस पर डिपेंड करती है, किस हद तक ऑर्बिटल ओवरलैप हुई है। मतलब अगर ये एक ऑर्बिटल है, ये एक है, ये ऐसे ओवरलैप हुई, ठीक है, बहुत अच्छी ओवरलैपिंग नहीं है, बट अगर इनमें कुछ इस तरह से ओवरलैपिंग होती है तो ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को फॉर्म करवाएगी। अभी हम एस ऑर्बिटल देख रहे हैं, आगे हम पी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग देखेंगे। मिनिमम एनर्जी प्रिंसिपल मतलब एक केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है, जैसा कि हमने हाइड्रोजन के ग्राफ में देखा था। पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई तो हाइड्रोजन का बॉन्ड बन गया, और जितनी एनर्जी कम होगी उतना ही ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, दो टाइप के फोर्सेस लगते हैं, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अब जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो रिपल्सिव फोर्सेस को ओवर पावर कर जाएंगे, मतलब उनसे ज्यादा हो जाएंगे, और इस वजह से एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे, स्पेसिफिक बॉन्ड लेंथ पे एक मॉलिक्यूल बन पाएगा या बॉन्ड बन पाएगा। बॉन्ड की डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है, वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं। ठीक है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया। लेकिन कोवलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होते हैं, क्यों, क्योंकि इनमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है। हमने एक वीडियो में पढ़ा था एटॉमिक ऑर्बिटल्स का शेप, एस का स्फेरिकल, फिर पी, फिर डी और एफ का बहुत कॉम्प्लेक्स शेप। तो ये डायरेक्शनल होते हैं, मतलब एक डायरेक्शन में बॉन्ड है, इसीलिए ये डायरेक्शनल प्रॉपर्टी शो करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड जो ओवरलैपिंग से बन रहे हैं। अब जिस भी डायरेक्शन में, मतलब जैसे भी ऑर्बिटल जिस ओरिएंटेशन में ओवरलैप हो रही हैं, वो देख के ज्योमेट्री का पता चल जाता है। जैसे पी ऑर्बिटल ओवरलैप हो रही है, एस ऑर्बिटल ओवरलैप हो रही है, एस तो स्फेरिकल है, कोई एक्सिस का प्रॉब्लम नहीं है, बट पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल किस एक्सिस पे है, उस एक्सिस को देख के हम ज्योमेट्री बता देते हैं। अब देखते हैं ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग दो टाइप की होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव ओवरलैप होता है तो क्या होता है, एक स्टेबल बॉन्ड बन जाता है, इन फेज ओवरलैप भी बोलते हैं उसको, राइट। और नेगेटिव ओवरलैप या जीरो ओवरलैप भी बोलते हैं, उससे कोई भी बॉन्ड नहीं बनता है, सिर्फ एक ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। ये प्लस और प्लस एक ही जैसे साइड जब ओवरलैप कर रहे हैं तो ये इन फेज ओवरलैपिंग है, पॉजिटिव मतलब बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे बॉन्ड नहीं बनेगा। सेम पी और एस, यहाँ बॉन्ड बनेगा, इधर बॉन्ड नहीं बनेगा। सेम पी और डी के लिए भी है। अब जीरो ओवरलैप क्या होता है, जैसे कि ये पी और एस ओवरलैप्ड है, इसमें कहीं से कहीं तक कुछ ओवरलैपिंग नहीं हो रही है तो बॉन्ड नहीं बनेगा। यहाँ पे तो बिल्कुल भी ओवरलैपिंग नहीं दिख रही है तो यहाँ भी बॉन्ड नहीं बनेगा, ये जीरो ओवरलैप है। अब हम देखते हैं सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड मतलब जब हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, हेड ऑन ओवरलैपिंग जैसे ये दिख रही है, ठीक है, और ये सेकंड वाली दिख रही है, ये 1 और 2, इनमें क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। ठीक है, अब तीन टाइप की हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल्स के अकॉर्डिंग। एस और एस ऑर्बिटल जब आपस में ओवरलैप हो रही है, मतलब एक एस और ये दूसरी एस, तो सिग्मा बॉन्ड बन गया। पी और एस और पी ऑर्बिटल ओवरलैप हो रही है, एक एस और पी इस तरह से, ना कि ऐसे, ठीक है, तब यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। पी और पी एक्सियल ओवरलैप हो रहा है, एक्सियल मतलब कि ये एक पी ऑर्बिटल है,
ये दूसरी पी ऑर्बिटल है, ये है एक्सियल ओवरलैपिंग, यहाँ पे बनेगा सिग्मा बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिमेट्रिक होती है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग, मतलब जैसा कि अभी हमने पीछे बात की, अगर एक्सियल ओवरलैपिंग होगी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी और सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब सिग्मा बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन पॉसिबल है, मतलब ऐसे बॉन्ड घूम सकता है, ठीक है, बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, ये रोटेट हो सकता है। अब सिंगल बॉन्ड है तब तो सिग्मा बॉन्ड है ही, बट अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तब भी एक सिग्मा बॉन्ड जरूर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये सिग्मा बॉन्ड ही एक कोवलेंट बॉन्ड को स्ट्रेंथ देता है। सेकेंड है पाई ओवरलैप, पाई बॉन्ड बनना। पाई बॉन्ड कब बनता है? जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, जैसे ये दो पी ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैप हो रही है, तो यहाँ पे बनेगा पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड बनता कब है? जब ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है सीधी, इसके परपेंडिकुलर होंगे, 90 डिग्री पे होंगी, तब बनेगा पाई बॉन्ड। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव और बिलो, ऊपर और नीचे होती है एक्सिस के पाई बॉन्ड में, सिग्मा बॉन्ड में एक्सिस के अलोंग ही होती है। जैसे कि ये देखो, इन दोनों की ओवरलैपिंग हुई, यहाँ पे पाई बॉन्ड बना और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर और नीचे एक्सिस के ज्यादा है। पाई बॉन्ड का रोटेशन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अगर इससे रोटेट किया तो ये ब्रेक हो जाएगा। पाई बॉन्ड सिर्फ मल्टीपल बॉन्ड्स में बनता है, मतलब सिंगल बॉन्ड में कभी भी पाई बॉन्ड नहीं दिखेगा, हमेशा डबल या ट्रिपल बॉन्ड में पाई बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड दो पाई बॉन्ड। अब अगर हम स्ट्रेंथ देखें तो किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए? सिग्मा की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये हेड ऑन ओवरलैपिंग कर रहा है, मतलब ज्यादा एरिया इसका ओवरलैप हो रहा है दोनों एटम्स का, और ज्यादा एरिया ओवरलैप हो रहा है मतलब ज्यादा इफेक्टिवली इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है तो बीच में अट्रैक्शन कैसा हो गया? बहुत ज्यादा हो गया, इसीलिए सिग्मा बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। पाई बॉन्ड जनरली वीक होता है क्योंकि साइड वाइज ओवरलैपिंग है, इतनी इफेक्टिव नहीं होती, बहुत कम एरिया ओवरलैप होता है। अब डबल और ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से स्ट्रांग होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से 2 गुना 2 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होगा, नहीं। सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड में जो सिग्मा बॉन्ड है वो उसको स्ट्रेंथ दे रहा है, और उसकी स्ट्रेंथ को थोड़ा स्लाइटली बढ़ा रहा है पाई बॉन्ड, क्योंकि ये बहुत वीक बॉन्ड होता है इसीलिए। सिमिलरली ट्रिपल में जैसा हमने देखा था एक सिग्मा दो पाई, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये 3 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होगा एक सिंगल सिग्मा बॉन्ड से, बस स्लाइटली डबल बॉन्ड से और ज्यादा इसकी स्ट्रेंथ होगी। जैसे हमने वीएससी पीआर थ्योरी के लिमिटेशंस देखे थे, सेम वैसे वीबीटी के भी कुछ लिमिटेशंस है, बहुत सी चीजें इसने समझाई, लेकिन कुछ लिमिटेशंस है, कुछ मॉलिक्यूल्स ये नहीं समझा पाई। अगर हम मीथेन का एग्जाम्पल लें तो कार्बन के पास 1s और 3p, ये दो ऑर्बिटल्स के 4 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन यूज करता है बॉन्ड बनाने में। अब अगर ये डायरेक्टली ओवरलैप हो रहे हैं, मान लो ये s और ये p, ये डायरेक्टली ओवरलैप हो रही है, तो क्या होना चाहिए? बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, लेकिन इसमें जो सारे एंगल हैं वो 109.5 है। अब ये कैसे पॉसिबल है? एक सिंपल ओवरलैप देख के हम ओवरऑल ज्योमेट्री नहीं बता सकते, हमें एक दूसरे कॉन्सेप्ट की जरूरत है जो है हाइब्रिडाइजेशन, जो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज हमने वीबीटी देख ली, उसके लिमिटेशंस देख लिए, इससे ही रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, you have to crack it and give the answer in comment section, and if you like the video, like, share and subscribe. Till then, bye bye.